हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बाल विकास के हम समग्र अध्ययन को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, पूरा समग्र अध्ययन आपको देखने के लिए मिलेगा। पार्ट 1 है मनोविज्ञान या बाल विकास या शिक्षण विधियाँ, हर एक बारे में आपको डिटेल डिस्कशन मिलेगा। पूरी एक सीरीज चला रहे हैं, आज से स्टार्ट हो रही है। पार्ट फर्स्ट है और इसकी बारीकियां देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान, पहले हम साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो मनोविज्ञान दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला शिक्षा मनोविज्ञान और दूसरा बाल मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान को फिर बाद में कैटेगराइज किया गया। तो हम पहले शिक्षा मनोविज्ञान में देखें तो दो चीज़ें समाहित हैं, पहला शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। तो इसमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान में, अगर शिक्षा को हम डिफाइन करें तो शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन दो शब्दों से बना है, ई और डुको से। ई का मतलब है अंदर और ड्रूको का मतलब है बाहर निकालना, यानी कि अंदर की जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना ही क्या है, एजुकेशन है। मतलब किसी बच्चे में कहा गया है कि जो बालक होता है वो ज्ञान से परिपूर्ण होता है। एक वो बंद घड़ा है जिसमें अपार ज्ञान भरा हुआ है, और शिक्षक क्या है, एक फैसिलेटर है, वो एक सुगम करता है और वो उसके अंदर भरे ज्ञान को बाहर निकालता है। ठीक है दोस्तों, तो एजुकेशन को अगर पूछें कि एजुकेशन कौन से दो शब्दों से बना है, तो ई और डुको से बना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जिसमें ई का मतलब अंदर है और डुको का मतलब बाहर है। तो चलिए दोस्तों, अब मनोविज्ञान को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस से। तो साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो मतलब मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे, आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। चलिए दोस्तों, अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर स्पेशली हम क्या है, कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और डेकार्ट, इन सब का कथन है कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। अगला जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो विलियम जेम्स और जेम्स ये वुंट विलियम जेम्स और वुंट का मानना है कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है। अगला है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये मानते हैं स्किनर, वाटसन और वुडवर्थ। ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। और जो आधुनिक शैली है, आधुनिकता के दौर में अगर देखें तो मनोविज्ञान को व्यवहार का ही विज्ञान माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ताबड़तोड़ डेफिनेशन है वो ये है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये किसका कथन है, स्किनर का है, और स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये स्किनर का स्टेटमेंट है। चलिए दोस्तों, अब शिक्षा मनोविज्ञान को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। पहला है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। तो शिक्षा का मतलब है व्यवहार का परिमार्जन करना। देखिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो पुण्य का कार्य है वो किसी को शिक्षित करना है, साक्षर बनाना है। तो अगर हम किसी व्यक्ति के, शिक्षित का मतलब ये नहीं कि वो फ्लुएंटली स्पोकन करने लगा, इंग्लिश टू इंग्लिश करने लगे या सीधे मैथ धड़ल्ले से लगाने लगे, लेकिन नहीं, शिक्षा का मतलब यहाँ है उसके जो व्यवहार है, बिहेवियर का अगर आप परिमार्जन कर दें, उसके व्यवहार में एक सेटल्ड वे में उसके व्यवहार में परिवर्तन कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से वो शिक्षा ही है। अब मनोविज्ञान की बात करें तो मन, चेतना तथा व्यवहार का अध्ययन करना है। मनोविज्ञान में क्या है, मन, चेतना और व्यवहार का आप अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों,
स्किनर ने क्या माना है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि पीडीएफ जो है ये बाद में मैं शेयर करूंगा। क्योंकि अगर आज अभी से पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी तो आप फिर वीडियो नहीं देखेंगे, और ये पीडीएफ आपको हर जगह मिल सकती है। और इसमें क्या है कि मैं पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारे कंटेंट और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वजह से पीडीएफ के पीछे ना पड़िए, सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को चुपचाप सुनिए। ईयरफोन लगा सकते हैं, वीडियो को देख भी सकते हैं, अगर मन करे तो देखें, अदरवाइज सिर्फ सुने, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपके चाइल्ड साइकोलॉजी में 30 की गारंटी तो नहीं है, लेकिन 25 प्लस 100% आएंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, और चाहे यस टेट हो। किसी में भी आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा गहन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कार्ल सैनिक की अगर हम बात करें तो कार्ल सैनिक ने माना है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। कार्ल सैनिक का ये स्टेटमेंट है। कार्ल सैनिक कहीं लिखा रहेगा, कार्ल सैनिक लिखा रहेगा। तो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हो गए, बहुत सारे सिद्धांत हैं, और परिणाम हो गए, उसका शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपने अनुप्रयोग कर लिया, ये स्पेशली कार्ल सैनिक कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आप अनुप्रयोग करेंगे तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है दोस्तों, अब शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां हैं। देखिए, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके अध्ययन की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे पहला है निरीक्षण विधि। निरीक्षण में दो पार्ट हो जाते हैं, एक अंतर्दर्शन विधि है, एक दूसरा क्या है, बहिर्दर्शन विधि। और दूसरी जो बात करें तो विवरणात्मक विधि है। विवरणात्मक विधि में बहुत सारे टाइप जाते हैं। तुलनात्मक विधि है, परीक्षण विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, सर्वेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। तो जो बहुत सारी विधियां, जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने। प्रश्नावली या प्रश्नोत्तरी, ये क्या है, सुकरात की विधि है। तो इसके बारे में आपको बाद में डिस्कशन करने के लिए मिल जाएगा। तो निरीक्षण विधि, विवरणात्मक विधि और प्रयोगात्मक विधि, तीन स्पेशली विधियां हैं, और इनके ये पार्ट हैं। निरीक्षण विधि के दो पार्ट होते हैं, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन विधि। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान व बाल विकास क्या है। देखिए, इसमें बालक के मनोव्यवहार का अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार बालक अपनी मन की बात दूसरों के सामने इजहार करता है, ठीक है, और किस तरह के व्यवहार को अपनाता है, और इस तरह वह इन अवस्थाओं को पार करते हुए सभ्य इंसान बन जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में क्या है, उसके व्यवहार का परिमार्जन है। देखिए, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक ने किया था। बाल विकास का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाले पेस्टोलॉजी 1774 में 3.5 वर्ष के बच्चों पर इन्होंने किया था। ठीक है, और टाइटमैन की बात करें तो टाइटमैन ने 1784 में अपने बच्चे पर अधिगम किया था, ठीक है, अध्ययन किया था। अब बाल मनोविज्ञान के जनक स्टेनले हॉल 1893 में अमेरिकन स्कूल के बच्चे पर इन्होंने अध्ययन किया था। अब देखिए दोस्तों, न्यूयॉर्क में 1887 में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूयॉर्क में 1887 में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई थी। अब हम विकास को डिफाइन करेंगे। देखिए, विकास स्पेशली दो चीज़ों से मतलब कैटेगराइज है। पहला वृद्धि, हम विकास की अगर बात करें उससे पहले वृद्धि और विकास दोनों को देखना है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। इसमें स्पेशली दोस्तों अभिवृद्धि होना चाहिए। वृद्धि और विकास दोनों मिलकर के क्या है, अभिवृद्धि कहलाता है। अब वृद्धि और विकास को हम अलग अलग देखते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बना है, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या है, दो चीज़ों से मिलके बना है, वृद्धि प्लस विकास। वृद्धि और विकास दोनों को मिला के क्या बन जाता है, अभिवृद्धि। ठीक है, अब वृद्धि को डिफाइन करें तो वृद्धि क्या है, 2 सप्ताह से 20 वर्ष की आयु को वृद्धि कहते हैं।
बुद्धि मापी जाती है। और देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या है कि वृद्धि, सॉरी यहाँ पर बुद्धि नहीं वृद्धि है, थोड़ा मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे वृद्धि मतलब बुद्धि है ये। तो वृद्धि संकुचित होगी, इसका दायरा संकुचित होगी। और वृद्धि दिशाहीन होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि में क्या होता है, आकार, शरीर, हाथ पैर बढ़ना, हड्डियों आदि का बढ़ना पाया जाता है। तो वृद्धि का मापन किया जा सकता है। वृद्धि संकुचित होती है, वृद्धि दिशाहीन होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, और वृद्धि में आकार, शरीर, हाथ पैर बढ़ना, हड्डियों को बढ़ना आदि का अध्ययन होता है। अब विकास की बात करें तो विकास क्या होगा, जन्म से मृत्यु तक क्या होगा, विकास ही विकास होगा। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, ये सब विकास के पार्ट हैं। विकास का मापन आप संभव नहीं कर सकते हैं। विकास देखा भी नहीं जा सकता है। विकास व्यापक होता है, विकास में दिशा होती है, विकास गुणात्मक होता है। विकास क्या है, गुणात्मक, आंशिक, मात्रात्मक होता है। ठीक है, विकास की विशेषताएं बताएं तो विकास एक प्रतिदर्श रूप में होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है। विकास में अधिकतर लक्षण परस्पर संबंधित होते हैं। सभी व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए दोस्तों, विकास के सिद्धांत और नियम। यहाँ पर ये मस्तकाधुमुखी सिद्धांत जो है ये मानता है कि पहले गर्भ केंद्र, फिर सिर, फिर धड़, फिर हाथ, फिर पैर का निर्माण होता है। सिफेलोकॉर्डिकल थ्योरी कहते हैं इसमें, मतलब पहले गर्भ केंद्र, फिर सिर, फिर धड़, फिर हाथ का विकास, फिर पैर का निर्माण होगा। ठीक है। फिर निकट से दूर का सिद्धांत ये क्या कहता है, केंद्र के निकटवर्ती अंग का निर्माण, सर्वप्रथम केंद्र का निर्माण होता है और फिर केंद्र के निकटवर्ती अंगों का विकास होता है। सामान्य से विशेष की ओर के सिद्धांत और सुधार का नियम भी है। इसमें बच्चा गलती से सीखता है और सुधार करता है। सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात करें तो क्या है, वृद्धि है और प्रजाति है, परिवार में स्थान है, अभिप्रेरणा है और लिंग है। देखिए बुद्धि भी है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सॉरी बुद्धि नहीं बुद्धि है, सॉरी काफी मकड़जाल हो जा रहा है। तो बुद्धि विकास को प्रभावित करेगी। तीव्र बुद्धि के जो बालक होंगे उनका विकास जो है वो तीव्रता से होगा, लेकिन सामान्य बालकों का विकास क्या होगा, धीमी गति से होगा। प्रजाति की बात करें तो मानव में क्या है, दो प्रकार की प्रजातियां हैं, एक जनजाति, एक प्रजातियां हैं। तो मानव में जो मंगोलायड हैं, काकेसायड हैं और निग्गेलायड हो गए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए निग्गेलायड के बच्चों का विकास मंगोलायड के बच्चों से तीव्र होता है तथा ये इसे प्रभावित भी करते हैं। परिवार में स्थान देखिए, जो बच्चा पहले होगा उसका विकास कम होगा और जो बाद में होगा उसका विकास पहले वाले की अपेक्षा अधिक होता है। अभिप्रेरण की बात करें तो तुरंत किसी चीज से प्रेरित होना अभिप्रेरणा है। बच्चे के विकास के प्रति माँ को सदैव तत्पर रहना चाहिए और उन्हें समय समय पर प्रेरित करना चाहिए। विकास का स्वरूप, और अगर हम शिक्षा की बात करें तो जीवन विकास की एक प्रक्रिया है, यह सतत होती है। विकास और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध होता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति अपनी शैशवावस्था से लेकर पूरे जीवन काल में विशेष ढंग से व्यवहार भी करता है। चलिए दोस्तों, विकास के 5 पक्षों को जान लेते हैं। विकास के 5 पक्ष हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है गामक विकास, तीसरा है मानसिक विकास, चौथा है संवेगात्मक या भावात्मक विकास और पांचवा है सामाजिक विकास। देखिए शारीरिक विकास का नियम, निश्चित दिशा का नियम। शारीरिक विकास का नियम की अगर हम बात करें तो निश्चित दिशा का नियम। देखिए बच्चों का विकास एक निश्चित नियम से होता है, अर्थात पहले सिर का विकास होता है और उसके बाद विभिन्न अंगों का, फिर पांव का विकास होता है। विकास चक्र का नियम क्या कहता है कि विकास का एक निश्चित चक्र होता है, अर्थात पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, अंत में प्रौढ़ावस्था। यह क्रमिक विकास चलता है। ठीक है। अब लय का नियम क्या है कि शैशवावस्था व बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। विकास कभी तीव्र कभी धीमी गति से होता है, यही लय का नियम है। ठीक है।
समानुपातों का नियम क्या है कि सभी का विकास एक समानुपात होता है, अन्यथा सिर इतना बड़ा हो जाए कि वह शरीर की रचना में बड़ा बड़ा लगे। इसी प्रकार लंबाई चौड़ाई में भी एक नपातुला संबंध होता है। समानुपात का यही नियम कहता है। ऐसा नहीं कि किसी का सिर क्या हो जाए, एकदम 56 किलो का हो जाए और हाथ पैर उसके छोटे छोटे हो जाए, तो ये गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसी ईश्वर की मतलब संरचना है मानव प्रजाति कि इसमें समानुपात के का नियम चलता है। सभी का विकास एक समानुपात में होता है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो। ये नहीं है कि बिल्ली की पूंछ कम से कम 3 किलोमीटर की हो जाए और बाकी शरीर उसका छोटा रह जाए। तो ये समानुपात का नियम है। अब लिंग का नियम क्या है कि प्रकृति में युग्म रूप से दो लिंगों की उत्पन्न होती है, एक नर होगा और दूसरा मादा होगा। शरीर रचना और क्रियाओं में समानता होती है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स का डिफरेंस होता है, कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं तो उनसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये नर है कि मादा है। अब सहसंबंध का नियम क्या है? देखिए, इस नियम के अनुसार शारीरिक और गति संबंधी विकास मानसिक संवेगात्मक विकास से एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले हम कारकों पर चर्चा करेंगे। देखिए, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम है, पर्यावरण या वातावरण है, भोजन या आहार है, व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन है, विश्राम और निद्रा है, और उपयुक्त पारिवारिक परिवेश भी है। वंशानुक्रम क्या है? हेरिडिटरी, मतलब आपकी जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम, आपके बाबा, बाबा के पिताजी, उनके पिताजी, तो ये शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। देखते होंगे कि किसी के परिवार में छोटे छोटे हो जाते हैं बच्चे, किसी के परिवार मोटे मोटे हो गए, किसी में क्या होते हैं कि एल्बिनिज्म की वर्णांधता की समस्या आ जाती है, किसी के परिवार में क्या होते हैं कि अच्छे लंबे सुडौल लोग होते हैं, किसी के परिवार में क्या होते हैं कि उस परिवार के सदस्य गोरे होते हैं, और किसी के परिवार में उस मतलब परिवार के सदस्य एकदम काले होते हैं। तो ये क्या है? वंशानुक्रम का प्रभाव है। और शारीरिक विकास को वातावरण और पर्यावरण भी प्रभावित करता है। अगर गंदे वातावरण में बच्चा पैदा हुआ है तो रह रहा है, तो उसी प्रकार से उसका विकास होगा। भोजन या आहार, अगर वो भाई अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें खाता पीता है बच्चा, तो उसका बेहतर डेवलपमेंट होगा। ठीक है। प्रोटीन एक्स पीता है तो उसका विकास अच्छे से होगा। लेकिन अगर वो कम सारी चीज़ें ले रहा है तो उसका विकास उस हिसाब से नहीं होगा। तो शारीरिक विकास को भोजन आहार भी प्रभावित करता है। व्यायाम है, खेलकूद है, मनोरंजन है, ये भी बहुत प्रभावित। विश्राम और निद्रा का भी होना आवश्यक है शारीरिक विकास के लिए। और उपयुक्त पारिवारिक परिवेश, यानी कि जो फैमिली का परिवेश है वो भी अच्छा होना चाहिए। कलहपूर्ण होगा तो शारीरिक विकास उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, हम मानसिक विकास की बात करेंगे। सोरेनसन की अगर बात करें, जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता है। सोरेनसन का स्टेटमेंट है। देखिए, बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि एवं विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्ति का प्राप्त उपयोग होता है। ठीक है दोस्त। बालक जन्म के समय बालक में इस योग्यता का विकास होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ इस योग्यता का भी विकास होता है। देखिए, कल्पना, स्मरण, विचार, निरीक्षण, समस्या समाधान, ये सब क्या है? मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। अगर हम बात करें तो क्रमिक विकास का नियम, अभिव्यक्ति का नियम, सूक्ष्मता का नियम, समन्वीकरण का नियम, चेतना व अचेतना का नियम, चेतन व अचेतन का नियम, ये मानसिक विकास के कुछ नियम हैं। अब बात करेंगे क्रियात्मक विकास या प्रेरक विकास क्या है। देखिए, बच्चा माँ के गर्भ में गतिशील रहता है, हाथ पैर हिलाना डुलाना गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है, और जन्म के बाद प्रत्यक्ष रूप से सिर उठाने, गर्दन घुमाने के प्रयास भी शुरू कर देता है। इसे मनोवैज्ञानिक ने गामक विकास कहा है। गाम गामक विकास स्पेशली यही है। ठीक है दोस्तों। गामक विकास में क्रम क्या है कि सिर के भाग में विकास, धड़ के भाग में विकास, हाथ के भाग में विकास, पैर के भाग में विकास। देखिए, सिर के भाग में विकास की अगर हम बात करें, सिर के भाग में गामक विकास, तो 4 सप्ताह में देखने की क्षमता, 8 सप्ताह में सामाजिक मुस्कान, 3 महीने में पेट के बल लेटना,
फिर सिर उठाना, फिर 6 महीने में पीठ के बल सिर उठाना। ठीक है। धड़ के क्षेत्र में गति विकास क्या है कि शरीर को घुमाना, बैठना, मलमूत्र त्यागने वाले अंगों पर नियंत्रण पाने लगना, रोना, कमर उठाकर इशारा करना, 4 साल मूत्राशय पर नियंत्रण। ठीक है। बाह और हाथ में क्रियात्मक विकास क्या है, बचाव करना, अंगूठा चूसना, स्वेच्छा से किसी वस्तु तक पहुंचना, छूने की कोशिश करना, पकड़ना। 2 माह में अंगूठा चूसने लगता है बच्चा, 4 महीने में हाथ बढ़ाने लगेगा, 5 महीने में चीजों को पकड़ने लगेगा, 1-2 साल में हाथ से खाना खाना शुरू कर देगा, 3 वर्ष में कपड़े पहनने का प्रयास करेगा और 5 वर्ष में पूरा विकास हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पैरों तथा उंगलियों में गामक विकास क्या है, 1 वर्ष या 10 माह में चलना आरंभ कर देता है बच्चा। संवेगात्मक या भावात्मक विकास हम बात करेंगे, इसमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास या भाषात्मक विकास भी इसको कह सकते हैं। देखिए, भावात्मक विकास को ही भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बालक भाषा के आधार पर अपने मन के भावों को, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है और दूसरे के भाव को समझने की कोशिश करता है। अब हम सामाजिक विकास देखते हैं। देखिए, सामाजिक विकास का अर्थ है समाज के अंदर रहकर विभिन्न जो पहलू हैं, मतलब एस्पेक्ट्स हैं, उनको सीखना, जैसे चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार करना, रीति रिवाज, संबंध को सीखना इसके अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, हम बालक की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा, 21 मिनट हो गया, 30 मिनट तक डिस्कस करेंगे। 0 से 2 सप्ताह का समय क्या होता है, बीजावस्था होता है। 2 सप्ताह से 2 माह का समय क्या होगा, भ्रूणावस्था होगा। 2 माह से जन्म तक का जो पीरियड होगा उसको गर्भकाल कहते हैं। जन्म का समय 180 दिन मिनिमम टाइम है, 9 महीने 10 दिन या 280 से 290 दिन, ये जन्म का समय है बच्चे का। देखिए, शैशवावस्था 0 से 5 साल या 0 से 6 साल होगी। बाल्यावस्था 6 साल से 12 वर्ष के बीच होगी। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होगी। शैशवावस्था के कुछ उपनाम हम देख लेते हैं। जीवन की शुरुआती यानी कि प्रारंभिक अवस्था, अनुकरण की अवस्था, खेलने की अवस्था, माँ के द्वारा दिए गए खिलौने से खेलना, खिलौने की आयु, भावी जीवन की आधारशिला, अतार्किक चिंतन की अवस्था, ये सब क्या है, शैशवावस्था के उपनाम हैं। ठीक है, इनको याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं क्या हैं शैशवावस्था की, कल्पना जगत में विचरण करता है। देखिए, बालक में जहाज देखकर पायलट बनने की इच्छा होगी, नैतिकता का अभाव होगा, बालक में अच्छे बुरे की समझ का अभाव पाया जाता है, दूसरों पर निर्भर रहेगा। शैशवावस्था में बालक इस अवस्था में अपने परिवार पर पूर्णतः निर्भर रहेगा। जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था कितनी है दोस्त, 0 से 6 साल के बीच। 0 से 6 साल के बच्चे में जिज्ञासु प्रवृत्ति बहुत होगी। इस अवस्था में बालक बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। बालक हर वस्तु जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। स्वार्थी व स्वकेंद्र की भावना होगी। देखिए, बालक इस अवस्था में अपना हित चाहता है और दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। सामाजिकता का अभाव रहता है बच्चे में। देखिए, इस अवस्था में बालक रिश्तों को नहीं पहचानता है। संवेदनाओं से सीखना, देखिए इसमें बच्चा संवेगों के द्वारा सीखता है। अब देखिए, कोटेशन कुछ हम ध्यान में दे लेते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काँव काँव चिल्लाना, काँव काँव कौन, कौआ, क्रो एंड क्रो, तो 20वीं शताब्दी क्या है, बालक की शताब्दी है। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन ने क्या कहा है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइन मतलब आदर्श दिन होता है, वैलेंटाइन डे नहीं होता लड़के लड़कियों का, तो आदर्श दिन होगा। तो इसको थोड़ा सा कोडिंग कर लें, आदर्श दिन, वैलेंटाइन का आदर्श दिन मतलब शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में अधिक पाई जाती है, जैसे स्तनपान करना, ये एक प्रकार काम प्रवृत्ति है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाएगी। ठीक, थार्नडाइक ने क्या कहा है, शैशवावस्था में 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। अर्ध मतलब अंधेरा, ठीक है, मतलब कोडिंग, अंधेरी रात, रात
मतलब अंधेरी रात, अर्ध स्वप्न जहाँ आएगा वो क्या है, थांडाइक का है। शैशवावस्था में बच्चा क्या रहता है, अर्ध स्वप्न में रहता है। चलिए दोस्तों, शैशवावस्था को हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं बाल्यावस्था में। शैशवावस्था की यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट एकदम यही है। शैशवावस्था कितने दिनों की होती है, 0 से 6 वर्ष की। शैशवावस्था को खिलौने की आयु भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अतार्किक चिंतन की भी अवस्था कहेंगे, अनुकरण की अवस्था कहेंगे, जीवन की प्रारंभिक अवस्था कहेंगे। ठीक है, विशेषताएं ये सब बता दिया तुमको। और ये जो है कुछ कोटेशन है, स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो का कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन सिगमंड फ्रायड ने कहा है काम प्रवृत्ति अधिक होती है, शैशवावस्था अर्धस्वप्न में रहता है, थांडाइक ने कहा। तो शैशवावस्था बस यहाँ से कंप्लीटेड है। अब बाल्यावस्था को डिफाइन करेंगे। देखिए बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से 12 से 13 वर्ष तक। देखिए बाल्यावस्था को हम दो चीजों में डिफाइन कर देते हैं। पहला क्या है, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होगी वो पूर्व बाल्यावस्था होगी, और जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होगी वो उत्तर बाल्यावस्था होगी। देखिए पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, और उत्तर बाल्यावस्था को हरलाक के अनुसार 7 से 12 वर्ष बताया गया है। बाल्यावस्था के उपनाम क्या है, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, जीवन का निर्माण काल, जीवन का अनोखा काल, खेलने की आयु, गेम एज, समूह बनाने की आयु, गैंग एज, छद्म या मिथ्या काल, वैचारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है बाल्यावस्था का उपनाम। कोटेशन की बात करें तो बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है। ठीक है, कॉल एंड ब्रूस ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कोलगेट मंजन है ना, ब्रश कर लेना उससे अनोखा लगेगा, तो ये थोड़ा सा क्या है, ट्रिक हो गई। कोलगेट मंजन ब्रश करो, कोलगेट मंजन से ब्रश करोगे तो अनोखा लगेगा। ठीक है, ये बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कॉल एंड ब्रूस का है। किल पैट्रिक, देखिए बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक की अवस्था है। द्वंद मतलब लड़ाई, लड़ाई झगड़ा क्या होगा बाल्यावस्था में, किल, किल मतलब मारना, किल मी, तो किल पैट्रिक। तो किल पैट्रिक का मतलब क्या होगा कि किल मतलब प्रतिद्वंदिता आएगी, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक की अवस्था है, किलपैट्रिक ने कहा है। रॉस ने कहा है कि छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल, रॉस ने क्या कहा है, छद्म मिथ्या या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था है। अब आते हैं टीन एज में, किशोरावस्था में। देखिए टीन एज 12 से 18 वर्ष की आयु है, टीन एज है। किशोरावस्था के उपनाम क्या है, मैच्योरेशन की जो स्टेज है, परिपक्वता की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, उलझन की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, दुखों की अवस्था, जीवन का स्वर्णिम काल, जी हाँ जीवन का स्वर्णिम काल, बसंत ऋतु की अवस्था, पतझड़ की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। ये सब किसके नाम है, किशोरावस्था के नाम। किलपैट्रिक ने क्या कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। बिल्कुल, जो भी किशोरावस्था से गुजरा है तो वो जानता है बखूबी कि किशोरावस्था क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल है। किल मतलब मारना, मारना जीवन का कठिन काम है। तो किलपैट्रिक ने क्या कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टेनले हाल ने तो आंधी तूफान की अवस्था कहा है, जग जाहिर है। रॉस ने क्या कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था में भी काम भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और शैशवावस्था में भी काम भावना होती है। तो ये शैशवावस्था क्या है, किशोरावस्था की पुनरावृत्ति है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। देखिए वैलेंटाइन 500 किताब 200 जेल अपराध, ये कोटेशन बना लीजिए, अपराध। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे मनाओगे किशोरावस्था में तो क्या होगा, जेल हो सकती है, मारपीट हो सकती है, तो अपराध प्रवृत्ति होगी।
तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। कुल मिला के इन चीज़ों को बताने के ये मतलब माइंड में स्ट्राइक करें, और अगर ये डेफिनेशन आए तो आप बिल्कुल जान जाएं कि वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो अपराध हो जाएगा, फिर इसके बाद जेल हो जाएगी, तो अपराध कहाँ आएगा, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय, तो बस हाँ वैलेंटाइन का है। कौल सैनिक की बात करें तो किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। ठीक है, काल सैनिक, कौल सैनिक, सैनिक को बुलाओ, सैनिक क्या करेगा, बांध लेगा, क्या करेगा, बांध लेगा। तो किशोरावस्था में किशोर क्या करते हैं, प्रौढ़ों को मतलब बुजुर्गों को मार्ग में बाधा समझते हैं किशोरावस्था में। ये किसने कहा है, कौल सैनिक ने कहा है। बड़े बुजुर्गों को अवश्य ही किशोरावस्था में किशोरों के द्वारा क्या है, बाधक समझा जाता है। किशोरावस्था की विशेषताएं डिफाइन करते हैं। इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक सारे विकास हो जाते हैं। इस अवस्था में दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है, वो दिन में ही सपने देखता है। कहीं वो आलिया भट्ट के सपने देखेगा, तो कहीं वो यो हनी सिंह के सपने देखेगा, तो कहीं वो क्या करें कि जाने कौन सा नशा करता है, इस तरह के वो सपने देखेगा। जो वीडियो देखेगा, इमेजेस देखेगा, उसी के हिसाब से सोचने लगेगा। तो ये क्या है, दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति रहेगी। कल्पना की बहुलता रहती है। एक दिन में अंबानी बनने का वो सपना देखेगा, एक दिन में तेंदुलकर बनने का सपना देखेगा। और हाँ, समाज सेवा की प्रवृत्ति होती है, वो समाज सेवी बनना चाहता है, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए सामाजिक बनना चाहता है। ठीक है, सुखद आनंद की उसको चाह रहती है कि बढ़िया गुलगुलाते हुए गद्दे में सोए। तो ये सुखद आनंद की चाह रहेगी किशोरावस्था में। नेतृत्व की भावना रहेगी, अपने आप को नेता समझेगा, लीडर समझेगा लौंडा किशोरावस्था में। अपराध प्रवृत्ति का भी विकास होता है। बात बात में मारने और नोचने की वो बात करता है। ठीक है, विषम लिंगी काम भावना रहेगी। अपोजिट जो सेक्स है उससे अट्रैक्शन रहेगा, लड़का का लड़की से, लड़की का लड़का से अट्रैक्शन पाया जाएगा। विषम लिंगी काम भावनाएं आएंगी। ठीक है, व्यवसाय चुनाव की समस्या जागृत होगी। व्यवसाय को वो चुनाव नहीं कर पाएगा कि मैं इसमें जाऊं कि उसमें जाऊं, किसमें जाऊं। ठीक है, ये एमबीबीएस कभी बनने की सोचेगा, तो कभी इंजीनियर बनने की सोचेगा, तो कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की सोचेगा। ठीक है, उद्योगपति बनने की सोचेगा। विचारों में मतभेद रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, उसके विचारों में मतभेद आएगा। ईश्वर धर्म में अविश्वास या विश्वास नहीं होगा। ठीक है, चरित्र निर्माण का कार्य होगा। आत्म संप्रत्यय की भावना आएगी। आदर्शवाद, यथार्थवाद भावनाएं आएंगी। घनिष्ठ मित्रता का प्रभाव होगा, घनिष्ठ मित्र बनाएगा। किशोरावस्था में उसके बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, मतलब लंगोटिया यार बनाने की कोशिश होगी। विद्रोह की भावना का विकास होगा। तो ये सारी विशेषताएं किशोरावस्था में। अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले हम कारकों के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया, 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब दोस्तों, अब फीडबैक पर आएंगे कि एक कमेंट जरूर करके जाना कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन किए जाएं, किस प्रकार से और क्या कुछ इसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे डिस्कस करें। ये पूरी सीरीज चलाऊंगा मैं, पूरी बहुत लंबी पीडीएफ है, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद हम आशा करेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर फटाफट जो क्वेश्चंस की सीरीज है ताबड़तोड़ आती रहेगी। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ नोट्स भी आपको जो हैं उनको भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।